और वायरस जो है वो तुम लोगों को आखिर यूट्यूब तक ले आया है। वायरस की समझ नहीं आई, वायरस के स्ट्रक्चर की। वायरस ने तो काफ़ी परेशान किया, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ एहसान और आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी विद एहसान। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो हम चीज़ को समझने जा रहे हैं, वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेज। के वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ठीक है, ये वो वाला वायरस नहीं है जो तुम लोगों की मोबाइलों में या तुम लोगों के कंप्यूटर में आ जाता है या तुम लोगों के दिमाग में है। ये वो वाला वायरस है जो एक्चुअल में वायरस है, तो बायोलॉजी वाला वायरस है। और हम जो आज स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें कोई स्पेसिफिक वायरस को हम टारगेट नहीं कर रहे कि हम HIV पढ़ रहे हैं या कोरोना पढ़ रहे हैं या हमने इन्फ्लुएंजा वायरस किया या पोलियो वायरस कर रहे हैं या इस तरह का कोई प्रॉपर बैक्टीरियोफेज वगैरह हो गए, उसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना चाह रहे हम। आज कॉमन स्ट्रक्चर एक वायरस का जो है कि वायरस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। डिफरेंट शेप्स में हो सकते हैं, डिफरेंट उसके अरेंजमेंट हो सकती है, लेकिन कॉमन जो चीज़ें हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले देखो, अगर पार्ट्स की बात करें, ठीक है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, स्ट्रक्चर हम आराम आराम से करेंगे साथ साथ। ठीक है, ये हमारे पास एक सेल था। क्या था हमारे पास? एक सेल था। कोई भी एक वायरस आया, ये एक वायरस था जो आ गया। ये वायरस जो है हमारे पास, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दिया अंदर। अंदर डालने के बाद वो जो हमारे पास होस्ट का DNA था उसके साथ ये जेनेटिक मटेरियल मिल गया। बिलफर्ज ये ग्रीन वाला जो था हमारे पास, ये जेनेटिक मटेरियल था उस वायरस का, वो इसके साथ मिल गया। मिलने के बाद इसने वेरिएंट्स वगैरह सारा बना लिया बिलफर्ज। तो अब होगा क्या कि ये इसने बिलफर्ज ऐसे प्रोटीन्स भी अपने बना लिए, होस्ट साइकिल सारा कंप्लीट हो गया। अब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है इस वायरस का, ये न्यूक्लिक एसिड ये ऐसे नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि बहुत सारा, जैसे ये बाहर आएगा तो अगर इसकी कोई प्रोडक्शन वगैरह नहीं होगी तो इसको डिग्रेड कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अदर एंजाइम्स। ठीक है, जो होस्ट मैकेनिज्म है उसकी तरीके से इसको डिग्रेड कर दिया जाएगा। तो डिग्रेडेशन से या जो इन्वायरमेंट के हार्श कंडीशन है, सख्त मुश्किल हालात हैं, उनसे बचाने के लिए वो वायरस इसके गिर्द कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा और वो स्ट्रक्चर जो है वो फिर बाहर आएगा। ठीक है, तो हमने उस चीज को असल में देखना कि वायरस इंटर हुआ, उसके बाद जो विरियन बनेगा, जो इन्फेक्शियस पार्टिकल बनेगा, उस तक कोई भी वायरस ना, उसमें जो चेंजेस वगैरह आती हैं, जिसके स्ट्रक्चरल चेंजेस वगैरह होती है, उस चीज को हमने समझना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि वायरस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसका क्या होता है। कोई भी वायरस हो उसका एक कोर होगा, और कोर के अंदर क्या होगा? कोर के अंदर होगा सिंपली हमारे पास एक न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले उसका क्या होगा? एक कोर होगा। कोर बेसिकली किसको कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड को। किसको? न्यूक्लिक एसिड। जो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, जो कि हमारे पास किसका, वायरस का जेनेटिक मटेरियल होगा, वो अब कोई भी हो सकता है। वो हम कहें तो DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला RNA भी हो सकता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला DNA भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी जो स्पेसिफिक वायरस है उसका जो न्यूक्लिक एसिड है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको कहते हैं कोर। इसको क्या कहेंगे? कोर। तो ये हमारे पास बिल्कुल ये कोर बन गए थे। अब ये कोर, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको इन्वायरमेंट पे, जो सेलुलर इन्वायरमेंट है, कि इस पे कोई न्यूक्लियस एंजाइम आके इस न्यूक्लिक एसिड को ही चॉप अप ना कर दे। अगर इसने, उस एंजाइम ने न्यूक्लिक एसिड को चॉप अप कर दिया, काट दिया, खराब कर दिया, तो क्या होगा कि अब ये जो वायरस है फिर ये आगे अपनी प्रोजीनी, अपनी औलाद, अपने इन्फेक्शन वगैरह नहीं कर पाएगा। इस तरीके से मतलब सेल पे मतलब शीयर स्ट्रेस आता है, अल्ट्रावायलेट रेज आ सकती हैं, न्यूक्लियस एंजाइम आ सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन से बचाने के लिए क्या करता है ना, कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है, चाहे DNA RNA जो भी है, उसको मैं जेनेटिक कोर बोल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, वायरल कोर जो होता है, उसके गिर्द स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं, वो एक बॉक्स सा बना देती हैं। क्या बना देती है? बॉक्स। जैसे कोई बहुत जरूरी चीज हो तो उसको हम किसी संदूकचे में डाल के उसको ताला लगा देते हैं, उसके अंदर वो महफूज रहती है। इसी तरह इस कोर के गिर्द भी एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स का बॉक्स बन जाता है, एक दायरा सा बन जाता है, जिसके अंदर ये सेफ हो जाता है, ये प्रोटेक्ट हो जाता है। उस बॉक्स को बोलते हैं कैप्सिड। उसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड। इवन ये लैटिन वर्ड है कैप्सा। कैप्सा मत कहते हैं किसको है? बॉक्स को। कैप्सा किसको बोलते हैं लैटिन वर्ड में? बॉक्स को, संदूकचे को, बक्से को, कोई भी चीज तुम इसको। तो ये हमारे पास कैप्सिड होता है। कैप्सिड बेसिकली क्या है? कैप्सिड हमारे पास लेयर ऑफ प्रोटीन्स है या प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटेक्ट करेगी इस कोर को, इस जेनेटिक मटेरियल को। सो व्हाट इज कैप्सिड? कैप्सिड इज बेसिकली स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ऑफ वायरस, प्रोटीन्स ऑफ, अब इजी सा सीन है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ऑफ वायरस व्हिच प्रोटेक्ट कोर या व्हिच प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल।
सही हो गया। तो मतलब ये हमारे पास एक कोर है, जेनेटिक मटेरियल है, इसके गिर्द कुछ प्रोटीन जो है वो रिपीट होंगी। ये सेम प्रोटीन भी हो सकती है या एक से मतलब एक दो डिफरेंट प्रोटीन भी हो सकती है। ज्यादा डिफरेंट प्रोटीन ये नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का वो बहुत कम साइज का होता है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा प्रोटीन को कोड करने के लिए जगह नहीं होती या उतनी उसमें इस्तात नहीं होती, एबिलिटी नहीं होती। तो वो खास ही कुछ प्रोटीन होंगी जो कि इस कोर के गिर्द ऐसे अरेंज हो जाएंगी। इस कोर के गिर्द क्या हो जाएंगी? अरेंज हो जाएगी। मैं इसको ऐसे कह देता हूँ, एक बुलेट से शेप बन जाएगी। अब ये डिफरेंट कैप्सिड हो सकते हैं, ठीक है। अब इन्फ्लुएंजा की बात करें तो उसमें ये कैप्सिड जो है इसी तरह बुलेट शेप हो सकता है, मतलब थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, तो ये बुलेट शेप हो रहा है। लेकिन ये क्या है? ये स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसने इस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट कर लिया, कवर कर लिया। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कोर। ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ प्रोटीन्स है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, इन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? इन प्रोटीन्स क्या है? इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे कैप्सिड। और ये जो प्रोटीन है, इस एक एक प्रोटीन यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमर। इसको क्या बोलते हैं? कैप्सोमर। अब ये प्रोटीन का नाम नहीं है, ये असल में इस स्ट्रक्चर का नाम है। इसको मैं कैसे समझाऊं कि जैसे हमारे पास ये कैसे आपस में जुड़ते हैं, इनके जोड़ने के लिए कोई स्पेसिफिक काम नहीं करना पड़ता। जैसे ही हमारे पास इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है ना, वो हमारे पास जो होस्ट का जो मैकेनिज्म है, मशीनरी है, मेटाबॉलिक मैकेनिज्म, उसके थ्रू प्रोटीन बना लेगा। बिलफर्ज एक प्रोटीन यहाँ पे बना, एक प्रोटीन यहाँ पे बना, तो अब इनको जुड़ने के लिए कोई खास हमारे पास और मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। जैसे ये बनते जाएंगे, ये जैसे मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है, इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। और इसके गिर्द मतलब ये हमारे पास क्या है? एक कोर है, ये कुछ प्रोटीन बने तो इसके गिर्द एकदम से ये जो प्रोटीन्स है, ये जो हमारे पास कैप्सोमर्स है, वो एकदम से जुड़ते चले जाएंगे खुद ब खुद, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्सेस होती है जो उसके थ्रू आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस एक जो हमारे पास ये क्या है? कोर। क्या है हमारे पास? कैप्सिड है। इस बक्से को क्या बोलेंगे? कैप्सिड बोलेंगे। और इसमें से जो एक प्रोटीन यूनिट है इसका नाम है कैप्सोमर। इसका नाम क्या है? कैप्सोमर। जैसे हम ईंट पे ईंट रखते जाए तो पूरी दीवार बन जाएगी, इसी तरह का कैप्सोमर पे कैप्सोमर जुड़ता चले जाए तो पूरा कैप्सिड बन जाएगा। समझ आ रही है कि मतलब जैसे दीवार बनते हैं तो ईंट से ईंट मिला के चलते हैं और उसके ऊपर भी मिला के चलते हैं तो वो पूरी दीवार खड़ी हो जाती है। ऐसे ही हमारे पास जो कैप्सोमर यूनिट है, क्या है हमारे पास? जो कैप्सुलर यूनिट्स हैं वो आपस में जुड़ के पूरा एक कैप्सिड बना देते हैं। किसके गिर्द? जेनेटिक कोर जो है, जो वायरस का कोर है, उसके गिर्द कैप्सिड बना देते हैं, एक बक्सा सा बना देते हैं। तो आपको कोई बाहर वाला एंजाइम या स्ट्रेस या कोई भी चीज अंदर वाले जेनेटिक मटेरियल को इफेक्ट नहीं कर सकती। अब यहाँ पे ये जो प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स का नाम कैप्सोमर नहीं है, बल्कि इस यूनिट को हम कहते हैं। जैसे ईंट है, अब ईंट बनी तो मट्टी से है, तो अब वो, लेकिन नाम उसका क्या है? उसका नाम है ईंट, ब्रिक। तो इसी तरीके से अब ये प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, उसका नाम होता है न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स, लेकिन उस यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमर। उस यूनिट को क्या बोलते हैं? कैप्सोमर। तो ये कैप्सोमर आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? कैप्सिड बनाएंगे। तो क्वेश्चन आए तो कैप्सिड किस चीज से मिलकर बना होता है? कैप्सोमर से मिलकर बना होता है। अब ये कोर है, ये कैप्सोमर है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो कैप्सिड। समझ आ गई कि ये कोर प्लस कैप्सिड, इन दोनों को मिला के जो वायरस का पार्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियो कैप्सिड। तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो कैप्सिड, जिसके अंदर आरएनए या डीएनए कोर के अंदर होगा और जो न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन्स है वो इसके गिर्द लिपटी हुई होंगी ऐसे। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद ये तो बिलफर्ज यहाँ पे ये न्यूक्लियो कैप्सिड बन गया। अब ये जो न्यूक्लियो कैप्सिड है ये निकलेगा बाहर। क्या करेगा? बाहर निकलेगा। तो बाहर निकले के बाद अब यहाँ पे देखो दो टाइप्स के वायरस जो है वो आमतौर पर सामने आते हैं। एक को हम बोलते हैं इन्वेलप्ड वायरस या लिपटे हुए वायरस, और एक को हम कहते हैं नंगू वायरस, नंगे वायरस, नेकेड वायरस, या फिर इसका जो प्रॉपर नाम है वो नॉन इन्वेलप्ड वायरस है। कि जब ये वायरस इस मेम्ब्रेन से बाहर निकलेगा, ये जो कोई होस्ट मेम्ब्रेन है उससे जब बाहर निकलेगा तो या तो ये बिल्कुल इसी शेप में आ जाएगा, मतलब ये बिल्कुल इसी शेप में आ जाएगा, इसको बोलेंगे नेकेड वायरस, जिसके गिर्द अब ये हमारे पास कैप्सिड है ना, कैप्सिड के बाहर कोई और लेयर इसकी नहीं होगी, बस यही न्यूक्लियो कैप्सिड जो इसमें जो कैप्सिड है वही उसकी आउटर मेम्ब्रेन बन जाती है। तो वो हमारे पास जो लेयर है इसको बोलते हैं नेकेड वायरस, नंगू वायरस। कौन से वायरसेस? नंगू वायरसेस, नेकेड वायरसेस, या फिर नॉन इन्वेलप्ड। दूसरा नाम क्या है इनका? नॉन इन्वेलप्ड ये वायरसेस। और कुछ वायरसेस होते हैं, कुछ जो टाइप्स हैं वो जब यहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं, बिलफर्ज यहाँ पे आ जाए तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है होस्ट की, इसको भी साथ मिला लेते हैं। मतलब ये अंदर आ गए, ऐसे अंदर आने के बाद ये यहाँ से पिंच ऑफ हो जाएगी, तो ये अंदर देखो न्यूक्लियो कैप्सिड वाला सीन, और बाहर एक लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन आ गई। क्या आ गई? लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन आ गई। इस तरह के वायरसेस को बोलते हैं इन्वेलप्ड वायरसेस। इसको क्या बोलते हैं? इन्वेलप्ड वायरसेस।
इन्वेलप वायरसेस में जो मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इन्वेलप जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम अब? इन्वेलप। अब इन्वेलप जो है हर वायरस में जरूरी नहीं है, जो जिनकी प्रॉपर्टी है कि वो होस्ट का जो इन्वेलप जो मेम्ब्रेन है वो अपने साथ लाएंगे तो उसको इन्वेलप वायरस कहते हैं, उनमें तो इन्वेलप हो सकता है। जो नेकेड वायरसेस है उसमें इन्वेलप नहीं होगा। तो इस वाली ये जो लिपिड बाई लेयर है, जो लिपिड मेम्ब्रेन है, इसको क्या कहेंगे? अब हम इन्वेलप कहेंगे। अब ये इन्वेलप का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि वायरस ने कौन सी जगह को इफेक्ट किया है। अब बिलफर्ज वायरस ने इन्फेक्ट किया साइटोप्लाज्म वाली जगह को, तो जब वो बाहर निकलेगा तो वो फिर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन अपने साथ लपेट लेगा, ये मेम्ब्रेन अपने साथ लपेट लेगा। तो वहां पर जो हमारे पास इन्वेलप की स्ट्रक्चर होगा वो वही होगा जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस सेल को उसने इफेक्ट किया उसका होगा। अगर उसने न्यूक्लियस को इफेक्ट किया हो, किसको इफेक्ट किया हो? न्यूक्लियस को इफेक्ट किया हो, तो फिर उसके गिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पार्ट होगा, उसके गिर क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी तरीके से अगर उसने माइटोकॉन्ड्रिया को इफेक्ट किया हो तो फिर उसके गिर माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो पार्ट होगा वो इन्वेलप बन के बाहर निकलेगा। तो इसकी जो कंपोजिशन है वो डिपेंड करते हैं, ये जो इन्वेलप है इसकी कंपोजिशन डिपेंड करती है कि किस सेल को या किस ऑर्गेनल को उसने इफेक्ट किया है। अगर उसने माइटोकॉन्ड्रिया को इफेक्ट किया तो फिर इस एनवेलप की कंपोजिशन और माइटोकॉन्ड्रिया का जो डबल मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन सेम होगी। अगर उसने गोल्जी बॉडी को किया तो उस लिहाज से होगी, अगर उसने न्यूक्लियस को किया तो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाली कंपोजिशन होगी। तो बता ये रहा हूं कि जो एनवेलप है वो हमारे पास कंपोजिशन उसकी क्या होगी, जिस जगह को उस वायरस ने इन्फेक्ट किया है, इफेक्ट किया है, जहां पर उसने टारगेट किया है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि इन्वेलप जो वायरसेस हैं उसमें इन्वेलप पार्ट जो है वो होस्ट का होता है बेसिकली। अब ये जो इसने लिपिड बाय मेम्ब्रेन जो है अपने गिर्द लपेट ली, ये एक्चुअली किसका पार्ट था? होस्ट सेल का पार्ट था ना। तो जो इन्वेलप है वो हमारे पास होस्ट सेल का पार्ट होता है, लेकिन जो इन्वेलप वायरसेस हैं तो वो फिर मैच्योर होने के लिए अपने गिर्द उनका इन्वेलप चढ़ाना जरूरी होता है, इस वजह से वो इन्वेलप चढ़ा देते हैं। ये बात होगी, इन्वेलप भी समझ आ गई। अब बिलफर्ज ये हम यहाँ पे कैप्सिड था और कैप्सिड के साथ अब बाहर आ गई एक इन्वेलप, बाहर क्या आ गई? एक इन्वेलप आ गई। अब मैं कहता हूँ ये बिलफर्ज एक इन्वेलप है, एक लिपिड मेम्ब्रेन की डबल मेम्ब्रेन बाई लेयर है ना, ये इन्वेलप आ गया। ये क्या आ गया? इसके बाहर इन्वेलप आ गया। तो अब ये इन्वेलप वायरस हो गए। अब ये जो इन्वेलप वायरसेस हैं इसमें ये जो कैप्सिड है क्या है? ये जो कैप्सिड है, कैप्सिड और इन्वेलप, ये चीज याद रखो। कैप्सिड, ये कैप्सिड है ना, इसको मैं लिख देता हूँ। ये क्या है हमारे पास? कैप्सिड। और ये चीज क्या है? इन्वेलप है। ये क्या है हमारे पास? इन्वेलप है। तो इस कैप्सिड और इस इन्वेलप को आपस में जोड़ने के लिए भी कुछ प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। इस कैप्सिड को और इस इन्वेलप को आपस में जोड़ने के लिए भी कुछ प्रोटीन्स रिक्वायर होती हैं। तो जिस प्रोटीन से ये कैप्सिड और ये इन्वेलप आपस में जुड़े होते हैं, वैसे ऐसे ये देखो, ये आपस में कुछ प्रोटीन्स होगी जो कि इन्वेलप और इस कैप्सिड को आपस में जोड़े रखेंगे। इन प्रोटीन्स को बोलते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन्स। इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स प्रोटीन्स। समझ आ गई? ये जो वन बाई वन है की चीज को एक बार ये चीज समझ आ गई, उसके बाद वायरस का स्ट्रक्चर कोई मुश्किल काम नहीं रह जाता। ये जो कैप्सिड को इन्वेलप के साथ जोड़ने के लिए इनसाइड, याद रखना, क्या अंदर से जुड़ेगी ना, तो जो प्रोटीन्स इन्वेलप को कैप्सिड के साथ जोड़ रही हैं उन प्रोटीन्स को बोलते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स प्रोटीन। ये चीज भी हो गई। उसके बाद अगर ये इन्वेलप वायरसेस है, ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ साथ में नॉन इन्वेलप या फिर नेकेड, ठीक है, ये हमारे पास नेकेड वायरसेस है, इसको मैं ऐसे ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास नेकेड वायरस है, वो इन्वेलप वायरस है। अब अगर बिलफर्ज एक वायरस है जो इन्वेलप्ड है, तो इस इन्वेलप वायरस का जो आउटर पार्ट होगा, अब इन्वेलप वायरस का आउटर पार्ट क्या होता है? इन्वेलप। नेकेड वायरस का आउटर पार्ट क्या होता है? जो कैप्सिड है वही उसका आउटर पार्ट होगा। तो मैं कह रहा हूँ आउटर पार्ट, चाहे वो नेकेड हो चाहे वो इन्वेलप्ड हो। अगर इन्वेलप्ड हो तो उसका आउटर पार्ट बनेगा ये इन्वेलप। इस इन्वेलप के अंदर कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऐसे पड़ी होंगी, तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो कि थोड़ी थोड़ी सी बाहर निकली होगी, क्या होंगी? बाहर निकली हुई होंगी, ठीक है। ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वायरस अटैचमेंट प्रोटीन्स। इसको क्या बोलते हैं? वायरस अटैचमेंट प्रोटीन्स। अगर मैं बात करूं नॉन इन्वेलप्ड या नेकेड, तो उसमें भी ये वाली प्रोटीन्स होंगी, ये वाली प्रोटीन्स होंगी, लेकिन वो कैप्सिड के बाहर से ऐसे निकली होंगी। किसके बाहर से निकली होंगी? कैप्सिड के बाहर से ऐसे निकली होंगी। तो वो भी हमारे पास क्या होंगी? वायरस अटैचमेंट प्रोटीन्स, ठीक है। ये प्रोटीन्स क्या, इनका काम क्या होता है? जब ये, अब देखो ये यहाँ से निकला ना, इसके अंदर ये प्रोटीन्स आ गई। अब जब ये अगले सेल को इन्फेक्ट करेगा, यहाँ से निकला, अब अगले सेल के पास जाएगा, अब ये चीज जा रही है अगले सेल के पास। अगले सेल के पास जब जाएगा तो सबसे पहले जो अटैचमेंट करवाते हैं, देखो बिलफर्ज ये हमारे पास जो विरियन था वो आ गया इस सेल के ऊपर, ठीक है।
ये जो विरियन था वो आ गया इस सेल के ऊपर, तो इस सेल के ऊपर आके ये हमारे पास था। तो ये जो वायरल अटैचमेंट प्रोटीन्स है, वो वायरस अटैचमेंट प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, होस्ट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएंगे। ये जो प्रोटीन्स हैं ये होस्ट है किसके, होस्ट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी। अटैचमेंट के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा डिसॉल्व होगा और ये जो दोबारा से ये हमारे पास स्पोर है, बाकी सब कुछ बाहर रह जाता है वायरस का, ये भी बाहर रह जाता है, ये कैप्सिड भी बाहर रह जाता है। ये जो सिर्फ हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के अंदर जाएगा, तो वो जाएगा इसके थ्रू। सबसे पहले जो वायरस अटैचमेंट प्रोटीन्स है ये जाके होस्ट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगी। अटैच होने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सुराख करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे। जब उसके पास सुराख हो जाएगा फिर उसके बाद ये गोली की तरह, बुलेट की तरह अपना ये जो कैप्सिड और ये जो मतलब वो वायरस पे डिपेंड करता है, लेकिन बिल आखिर अपना न्यूक्लिक एसिड साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में पहुंचा देता है। पहुंचा गया तो उस मेम्ब्रेन प्रोटीन, उस प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, वायरस अटैचमेंट प्रोटीन्स। इसी को बाद में फिर स्पाइक्स बोलते हैं। जिस तरह कोरोना वायरस में यहाँ पे स्पाइक्स लगी होंगी, क्रोन शक्ल के ताज की तरह की स्पाइक्स होंगी, जिसका नाम है कोरोना वायरस है। तो वो कोरोना वायरस बेसिकली वो वायरल अटैचमेंट प्रोटीन्स में ही इन्वॉल्व होते हैं सारा काम। तो ये बेसिक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था जो कि हर वायरस में होना जरूरी है। अब वायरस का शेप डिफरेंट हो सकता है उसके कैप्सिड के बेस पे, उसके किसके इन्वेलप है, नॉन इन्वेलप्ड है, किसको इफेक्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, वो अलग चीज है। लेकिन हर वायरस में ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिक हैं। हर वायरस का एक कोर होगा जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा, उसका एक कैप्सिड होगा जो कि जेनेटिक मटेरियल को क्या कर रहा होगा, प्रोटेक्ट कर रहा होगा। फिर अगर वो नेकेड वायरस है तो उसके आउटर पार्ट में और कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये वायरल अटैचमेंट प्रोटीन्स होगी। अगर वो इन्वेलप्ड वायरस है तो उसके गिर्द फिर होस्ट से आई हुई एक हमारे पास मेम्ब्रेन होगी, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होगी, जिस ने उस सारे कैप्सिड को भी साथ में कवर कर लेता है और उसके अंदर फिर वायरल अटैचमेंट प्रोटीन्स होगी। एक ये चीज थोड़ा सा कंसेप्चुअल समझो कि मैट्रिक्स प्रोटीन जो हैं वो सिर्फ इन्वेलप्ड वायरसेस में होंगी, नॉन इन्वेलप्ड या नेकेड वायरसेस में मैट्रिक्स प्रोटीन्स नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि मैट्रिक्स प्रोटीन का काम क्या है, इन्वेलप को और कैप्सिड को आपस में जोड़ी रखना। अब नेकेड वायरसेस इन्वेलप लेते ही नहीं है तो उनको फिर इन प्रोटीन्स की क्या जरूरत, वो तो कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम उनका वजन और जितना कम से कम उनका वेट, जितना कम से कम उनका जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो, बस उतना उनके लिए बहुत है। तो जो मैट्रिक्स प्रोटीन है ये भी इन्वेलप्ड वायरसेस में होंगे ही, नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस में इनका फिर कोई कॉन्सेप्ट बन ही नहीं सकता। ये बात हो गई हमारे पास बेसिक कुछ मॉडल है, कोई भी वायरस उसका स्ट्रक्चर है। इसके बेस पे थोड़ा सा आगे हम इसको डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब कोई भी हमारे पास वायरस हो, कोई भी वायरस हो, ठीक है, कोई भी वायरस हो, उस वायरस में ये जो कैप्सिड है, इस कैप्सिड के बेस पे अमूमन दो टाइप्स के वायरस, दो ग्रुप बन जाते हैं। ये कैप्सिड जो है ना, ये कैप्सिड, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस बेस पे दो अमूमन हमारे पास क्या बन जाती हैं, दो ग्रुप्स ऑफ वायरसेस बन जाते हैं। एक का नाम है हेलिकल वायरसेस, एक का नाम क्या है, हेलिकल वायरसेस, और दूसरे का नाम है आइकोसाहेड्रल वायरसेस, आइकोसाहेड्रल वायरसेस। अब ये जो वायरसेस की क्लासिफिकेशन है, हेलिकल वायरसेस हो गई या आइकोसाहेड्रल वायरसेस हो गई, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सिड है। ये जो कैप्सिड का स्ट्रक्चर कैसा है, इस बेस पे है। या तो वायरस अमूमन कुछ कम्प्लेक्स वायरसेस भी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज वगैरह, पोलियो वायरस वगैरह, वो कम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन बाकी जो वायरसेस हैं अमूमन या तो वो हेलिकल होंगे या फिर वो आइकोसाहेड्रल होंगे। और ये दोनों जो है ना वो इस कैप्सिड के बेस पे, किसके बेस पे, कैप्सिड के बेस पे। अब हेलिकल नाम से पता चल रही है स्पाइरल शेप्ड होंगे। क्या होंगे? स्पाइरल शेप्ड होंगे। जैसे हमारे पास डीएनए हेलिक्स होते हैं, इसी तरह ये भी हेलिकल है, स्पाइरल शेप में होंगे। लेकिन कैसे स्पाइरल शेप में होंगे? बिल फर्ज हमारे पास ये हेलिकल वायरसेस है और इसका ये हमारे पास क्या है, हेलिकल वायरस, उसके अंदर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल है। तो अब ये कैप्सिड जो है ये किस तरह इसके साथ जुड़ेगा, हेलिक्स की फॉर्म में। मतलब एक कैप्सोमर इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरह ये इस जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे। और इनका कैप्सिड कुछ इस तरह हेलिक की फॉर्म में आपको नजर आएगा। इसकी वजह से इसको क्या कहेंगे, हेलिकल वायरसेस। अब ये हेलिकल वायरसेस में क्या है, अब बीच में जो है ना क्या रैप ऑफ एक एक्सिस के गिर्द जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सिस के गिर्द घूम रहे, ट्यूब से शक्ल बना देगा। ये ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे जेनेटिक मटेरियल हो और इसके गिर्द क्या जुड़े हुए हमारे पास, क्या जुड़े हुए, कैप्सोमर जो है उसके गिर्द ऐसे दोनों साइडों पे। मतलब ये एक जेनेटिक मटेरियल है, इस साइड से भी प्रोटेक्ट करेंगे, इस साइड से भी, दोनों साइडों से उसको प्रोटेक्ट करेंगे, आउटर साइड से भी, इन साइड से भी। तो जब ये सारे ऐसे जुड़ जाएंगे तो इस तरह का एक ट्यूब सी शक्ल होगी, रॉड सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसको कहेंगे हेलिकल वायरसेस। तो जिन वायरसेस में कैप्सिड हेलिकल शेप में होता है उसमें हम उसको हम कहते हैं हेलिकल वायरसेस।
और जिनमें ये आइकोसाहीड्रल शेप में होता है उसको आइकोसाहीड्रल, जैसे बैक्टीरियोफेज को हम देखेंगे तो आइकोसाहीड्रल है बेसिकली। तो ये एक हेलिकल फॉर्म इस तरह की फॉर्म होती है, या दूसरे हमारे पास हेलिकल फॉर्म में हो सकते हैं। एक बात और याद रखो, यहाँ पे जो कैप्सोमर्स है, जितने भी कैप्सोमर्स होंगे वो सेम प्रोटीन के बने होंगे। क्या होंगे? सेम प्रोटीन के। आइकोसाहीड्रल में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 2 या 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा वैसे नहीं हो सकते, 2 या 3 भी हो सकते हैं, लेकिन जो हेलिकल कैप्सोमर है वो हमेशा एक ही सेम प्रोटीन के बने होंगे। किसके बने होंगे? मतलब ये और ये सेम प्रोटीन, ये और ये सेम प्रोटीन, ये और ये सारे जो है सेम प्रोटीन के बने होंगे। एक हो गया हेलिकल, ये भी ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड है। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा है आइकोसाहीड्रल। अब आइकोसाहीड्रल ज्योमेट्री कौन सी होती है? ऐसे जिसके मतलब 20 फेसेस हो, 20 डिफरेंट फेसेस हो ट्रायंगल्स के। मतलब ये क्या हमारे पास एक ट्रायंगल है ना, तो ये इसका हमारे सामने एक फेस है, इसका हमारे सामने क्या है? एक फेस है। अगर इसको हम 3D में लाए तो इसका एक फेस हमारे सामने बनेगा, एक दूसरी साइड पे बनेगा। तो इस तरीके से हमारे पास अगर इसको मैं एक फेस कंसीडर करूं कि जो मेरी तरफ आ रहा है या हमारी तरफ आ रहा है, तो ये अगर वन फेस है तो ऐसे ट्रायंगल्स इस तरीके से आपस में जुड़ेंगे कि उसके 20 फेस हो जाए। उसके क्या हो जाए? 20 फेस। जैसे फुटबॉल होते हैं ना, फुटबॉल में भी पेंटागोन सिस्टम में आपस में जुड़े होंगे ऐसे। वो एक कपड़ा ऐसे लगा होता है, उसी के साथ दूसरा कपड़ा, तीसरा, चौथा, और वो सारे जो ना मिलके एक संदूक सा बना देंगे, गोला सा बना देंगे, जिसके अंदर बिल्कुल समझो कि क्या पड़ा हुआ? हमारा जेनेटिक मटेरियल। लेकिन वो फुटबॉल की शेप में नहीं होगा। आइकोसाहीड्रल हमारे पास ट्रायंगल्स होंगे, 20 ट्रायंगल्स, 20 फेसेस ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। कैसे? मेरे पास इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं, बुक में बना भी है, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा, मैं बताता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ये हो गया। अब बीच में एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रा करो, इसके बिल्कुल सीध में, ऐसे ऐसे और ऐसे ड्रा कर लिया। अब क्या करना है? अब हमने जोड़ना है, इसको यहां जोड़ो, इसको यहां जोड़ो, इसको यहां जोड़ो, फिर इस वाले को यहां जोड़ दो, इसको यहां जोड़ दो, इस वाले को यहां जोड़ दो, इस वाले को यहां जोड़ दो, और इसको यहां, इसको यहां। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया, बिल्कुल हम कहते हैं कि फुटबॉल का आधा हिस्सा जो हमें नजर आ रहा है, लेकिन फुटबॉल में पेंटागन सिस्टम है, यहाँ पे ट्रायंगल्स की फॉर्म है। ये देखो, ये एक ट्रायंगल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। इस तरीके से देखो, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 10 ट्रायंगल्स हमारी तरफ दिख रही है, तो 10 ही उसी की है दूसरी साइड पे दिखेंगी। तो इस तरीके से हमारे पास एक कैप्सिड का एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है, जिसके अंदर हमारे पास जैसे बक्सा है, जैसे बक्सा ट्रायंगल फॉर्म में ना, ट्रायंगल कह रहा हूं, रेक्टेंगल फॉर्म में होगा। ये हमारे पास ट्रायंगल जो फॉर्म है उसमें एक बक्सा सा होगा, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा। हेलिकल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैप्सूल प्रोटीन्स के साथ, मतलब इसके साथ चिपटा हुआ होता है और हेलिक के फॉर्म में जा रहा होता है। यहाँ पे कैप्सोमर्स के साथ जो जेनेटिक मटेरियल वो चिमटा नहीं होगा, अटैच नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर पड़ा होगा। क्या होगा? उसके अंदर पड़ा होगा। इसमें जो कैप्सोमर प्रोटीन है वो डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब एक ये प्रोटीन हो गया, जो अगला प्रोटीन है वो कोई और होगा। मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3। तो इस तरीके से ये जो 3 प्रोटीन है वो मिलकर एक फेस बनाएंगे, फिर उसी के दूसरा फेस, तीसरा फेस, इस तरीके से। तो इस वाले शेप को कहते हैं आइकोसाहीड्रल शेप। ये भी किस बेस पे? कैप्सिड के बेस पे। तो कैप्सिड के बेस पे वायरसेस की मेजर 2 फॉर्म है, हेलिकल वायरसेस और आइकोसाहीड्रल वायरसेस। कौन कौन से? हेलिकल और आइकोसाहीड्रल वायरसेस। तो ये बात भी होप सो समझ आ गई है। तो यहीं पे आके हम जो वायरस का जो स्ट्रक्चर है, अमूमन हम किसी स्पेसिफिक वायरस की जब बात करेंगे तो फिर उसके स्पेसिफिक चीजें भी हम डिफाइन करेंगे। ये हर वायरस में तकरीबन ये काम हो सकता है। जैसे बैक्टीरियोफेज है, अब बैक्टीरियोफेज की यहाँ से नीचे अब नेट ड्रा कर दो और यहाँ पे कुछ टेडपोल की तरह उसकी टांगे बना दो, तो हमारे पास अब ये देखो, ये बुक में नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या पड़ा होगा? जेनेटिक मटेरियल। जो हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर ये टेडपोल शेप का होता है। तो बैक्टीरियोफेजेस या जो हमारे पास बैक्टीरिया वाले वायरसेस हैं उनमें, तो उनका शक्ल कुछ ऐसा है। तो उसमें भी आइकोसाहीड्रल होता है। आइकोसाहीड्रल कितने फेसेस वाला होगा? 20 फेसेस ऑफ ट्रायंगल्स, 20 फेसेस ऑफ ट्रायंगल्स उनका होगा। इसकी कोर सिमेट्री हम एक्सप्लेन कर से बता रहा हूँ, 2 3 5 सिमेट्री इसको बोलते हैं। 2 3 5 सिमेट्री ऑफ आइकोसाहीड्रल। तो 2 3 5 सिमेट्री भी इसको बोलते हैं, ये आइकोसाहीड्रल, जिसके 20 फेसेस होंगे। 20 फेसेस कैसे होंगे मैंने ड्रा करके बता दिए। तो ये तुम लोगों की तरफ या जो हमें दिख रहा है, एक इसके पीछे होगा। अगर 3D में कंसीडर करें तो इतने ही उसके पीछे होंगे, तो वो 20 फेसेस बन जाएंगे ट्रायंगल्स के। तो ये हो गया। यहाँ पे आके हम जो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस है या जो मॉडल वायरस है उसको यहीं पे आके एंड करते हैं। होप्स आप लोगों को समझ आ गई है। अगर समझ आ गई है तो चैनल सब्सक्राइब करने से आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा, तो कर लिया करो सब्सक्राइब। कमेंट्स में क्वेश्चन कर लिया करो, बातें किया करो, जैसे क्लास में करते हो ऐसे ही कमेंट्स में तुम लोगों की क्लास में बोलने की जगह तो वहाँ पे बोला करो। और लेक्चर अगर पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो। अपना बहुत सारा ख्याल रखो और मुझे इजाज़त दो।